हाँ जी, हमने पिछली क्लास में किन्स का अर्थशास्त्र स्टार्ट किया था और उस क्लास में हमने किन्स का अर्थशास्त्र के बारे में कुछ 2-3 पॉइंट देखे थे, जिसमें से हमने एक जो सबसे मेन पॉइंट था वो देखा था C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी प्लस आई प्लस सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एग्रीगेट डिमांड का हमने फॉर्मूला देखा था पिछली क्लास में, जिसमें हमने एग्रीगेट डिमांड यानी कि समग्र मांग क्या होती थी उसको समझा था, और सी मतलब कंजम्पशन समझा था हमने, और आई मतलब इन्वेस्टमेंट हमने समझ चुके थे हम। आज हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यानी कि एक्स माइनस एम और जी को समझेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, पिछली क्लास का मैं आपको फटाफट 2 मिनट में रिवीजन करा देता हूँ। जो समग्र मांग जो होती है वो यदि समग्र मांग का स्तर अधिक है तो जीडीपी और रोजगार का स्तर भी अधिक होगा। क्यों अधिक होगा वो अच्छे से हम समझ चुके थे कल, क्योंकि अगर मांग बढ़ेगी तो उस देश की जीडीपी भी बढ़ेगी, और अगर जीडीपी बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ा होगा तभी जीडीपी बढ़ेगी, और अगर उत्पादन भी बढ़ेगा तो उसका रोजगार का स्तर भी कहीं ना कहीं बेहतर होगा। ये एग्रीगेट डिमांड यानी कि समग्र मांग का मतलब था। फिर हमने जो नेक्स्ट जो स्टेप थी वो थी कंजम्पशन। सी को स्टार्ट किया था हमने। सी के अंतर्गत क्या था कि उपयोगिता या संतुष्टि के लिए किए जाने वाले खर्च को उपभोग कहते हैं। कीन्स के अनुसार एक न्यूनतम स्तर को छोड़कर उपभोग आय पर निर्भर करता है। आय बढ़ने पर उपभोग भी बढ़ता है और आय के कम होने पर उपभोग भी कम हो जाता है। इसको हमने एक चित्र के द्वारा समझा था कि ये हमारा उपभोग हो गया और ये हमारी आय हो गई, लेकिन यहाँ से कंजम्पशन वर्क स्टार्ट होता है। आय जीरो होने पर भी इतना उपभोग करता ही ये व्यक्ति, आवश्यक वस्तुओं के लिए इतना उपभोग करता ही ये वस्तु। ये हमने आपको पिछली क्लास में अच्छे से समझा दिया था। और इसी को थोड़ा सा कीन्स का मनोवैज्ञानिक नियम भी कहते हैं कि जो व्यक्ति होता है अगर आय उसकी 100 से बड़ी है तो खर्च उतना नहीं बढ़ता है, खर्च उस अनुपात में नहीं बढ़ता है। खर्च उस अनुपात पे क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि व्यक्ति के अंदर बचत करने की मानसिकता होती है, तो व्यक्ति बचत करता है। तो उसको ये हमने सिंपल भाषा में देखा था कीन्स का उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम। इसको हम अगर थोड़ी सी टेक्निकल भाषा में देखें, जिसको हम एमपीसी कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका मान जो होता है हमेशा एक से कम होता है। मैंने आपको बताया था कि एक से कम क्यों होता है। अगर कोई व्यक्ति की आय उपभोग अगर 100 है, एक मिनट, हमने एमपीसी देखा था। अगर एमपीसी हमेशा एक से कम होता है, लेस देन 1 होता है, तो अगर किसी व्यक्ति का उपभोग अगर 100 है और उसकी इनकम भी अगर 100 है तो एक हो जाएगा, जो कि जनरली कभी होता नहीं है। तो क्या होता है, एमपीसी हमेशा एक से कम ही होता है। ठीक है, इसको थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज में भी हमने देख लिया था। फिर फिर जो एमपीसी क्या बताता है, एमपीसी ये बताता है कि आय में होने वाले किसी परिवर्तन से उपभोग में कितना परिवर्तन होता है। दूसरे शब्दों में एमपीसी यह बताती है कि यदि किसी व्यक्ति की आय में 1 रुपये का परिवर्तन हो तो उसके कारण उपभोग में कितना परिवर्तन होता है। एमपीसी के बाद में हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया था। इन्वेस्टमेंट जो था वो हमने बताया था कि जो स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट होता है उससे थोड़ा सा अलग होता है। और इन्वेस्टमेंट का संबंध हमने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट का संबंध जो होता है वो ब्याज दर पर निर्भर करता है। अगर किसी देश में अगर ब्याज कम है, किसी देश में अगर ब्याज कम है 5% है तो इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ होगा, और अगर ब्याज बढ़ के 10% हो जाएगी तो इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा। इसको हमने एक चित्र के द्वारा देखा था। ये ब्याज दर थी और ये निवेश का स्तर था। ये दोनों में संबंध बताया था हमने आपको। ठीक है, तो किसी भी निवेश से लोगों द्वारा प्रत्याशित आय का अनुमान लगाया जाता है। यदि ब्याज दर अधिक होती है तो वे निवेश के लिए कम आकर्षित होते हैं, क्योंकि उन्हें ब्याज के रूप में अधिक भुगतान करना पड़ता है। लेकिन यदि ब्याज दर कम हो जाती है तो उन्हें विशुद्ध रूप से अधिक लाभ आय मिलने की संभावना लगती है, इसलिए वे निवेश के लिए अधिक आकर्षित हो जाते हैं। ये हमने पिछली क्लास का फटाफट से रिवीजन कर लिया है। हम आज की क्लास में जो स्टार्ट करेंगे वो जी स्टार्ट करेंगे, जी और एक्स माइनस एम, यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। सरकारी खर्च, सरकारी खर्च जो होते हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। जो एक तो होता है उपभोग संबंधी खर्च,
एक होता है उपभोग संबंधी खर्च और एक होता है आपके निवेश संबंधी खर्च। अगर सरकार जो होती है वो आपको अगर फ्री राशन दे रही है या फिर किसी भी तरह के आपको फ्री चीज़ें उपलब्ध करवा रही है, तो वो एक तरीके से सर्विस दे रही है, तो वो उपभोग तरह का सरकारी खर्च हो गया। लेकिन अगर सरकार कोई पुल बना रही है, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रही है, तो उस तरह के को निवेश को हम निवेश कहते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से क्या होता है? सरकारी खर्च। ये सरकार द्वारा किए जाने वाला खर्च होता है जो मुख्यतः सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। सरकारी खर्च स्वतंत्र प्रकार का होता है। ये सरकारी खर्च स्वतंत्र होता है। सरकारी खर्च जो होता है वो किसी पर निर्भर नहीं होता है। तथा जीडीपी, ब्याज दर अथवा अन्य किसी कारक पर निर्भर नहीं करता है। सरकारी खर्च दो प्रकार के हो सकते हैं, उपभोग संबंधी खर्च और निवेश संबंधी खर्च। जो सरकार जो खर्च करती है उसके बारे में अच्छी सी जानकारी दी गई है कि जो ये सबसे पहली बात तो ये क्यों किया जाता है, ये एक तो सामाजिक कल्याण पर के लिए किया जाता है। दूसरा है कि ये स्वतंत्र होता है। ठीक है, सरकारी खर्च स्वतंत्र होता है। और तीसरे में आप सरकारी खर्च के प्रकार बता देना अगर मेंस में कोई क्वेश्चन बनता है तो, कि ये उपभोग संबंधी खर्च होते हैं या फिर निवेश संबंधी खर्च होते हैं। उपभोग संबंधी खर्च ऐसे होते हैं जैसे कि सरकार राशन बंटवाती है या कोरोना की फ्री की वैक्सीन लगवाई सरकार ने सभी को, तो जो सेवाएं दी है सरकार ने उसको उपभोग संबंधी खर्च में कहेंगे। और जिससे निवेश किया सरकार ने, यानी कि कोई पुल बनवाया है, कोई सड़क बनवाई है, कोई एयरपोर्ट बनवाया है या रेलवे में कोई इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसको निवेश संबंधी खर्च कहते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट सीधा सा क्या मतलब होता है? आप अगर सामान्य किसी व्यक्ति से पूछेंगे तो एक्सपोर्ट का मतलब वो इतना बताएगा कि भारत देश से कोई वस्तु अगर बाहर जा रही है, अगर कोई व्यक्ति अपने माल का निर्यात कर रहा है तो उसको एक्सपोर्ट करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। एक्सपोर्ट सिर्फ उसी को नहीं कहते हैं। मान लो कि यूपीएससी में 2012 में एक क्वेश्चन आया था कि 2010 में जो कॉमनवेल्थ हुए थे उसके अंदर विदेशियों से लोग आए थे देखने, तो भारत ने क्या किया था उसमें? तो उसमें एक ऑप्शन ये भी था कि भारत के द्वारा निर्यात किया गया है, तो वही ऑप्शन सही था, क्योंकि भारत ने सेवाओं का निर्यात किया है। सेवाओं का भी निर्यात होता है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी जो संकीर्ण मानसिकता थी कि हम सिर्फ उसी चीज़ को निर्यात मानते हैं जो कि एयरपोर्ट या फिर जहाज़ों के द्वारा बाहर जाता है, सिर्फ उसी को निर्यात मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। निर्यात की जो परिभाषा है वो अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो इसमें आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। किसी भी देश की वस्तुओं और सेवाओं पर विदेशी निवासियों द्वारा किए जाने वाले खर्च को निर्यात कहते हैं। अगर कोई विदेशी निवासी हमारे देश की, भारत की वस्तु या सेवा पर किसी भी प्रकार का खर्च कर रहा है तो उसको हम निर्यात ही कहेंगे। निर्यात भी स्वतंत्र होते हैं, अर्थात वे जीडीपी, ब्याज दर आदि पर निर्भर नहीं करते हैं। यह कहा जा सकता है कि जीडीपी बढ़ने से निर्यात नहीं बढ़ते हैं। यह अलग बात है कि निर्यात बढ़ने से जीडीपी बढ़ता है। आपको थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा होगा कि अभी तो हमने बताया कि जीडीपी से और ब्याज दरों से निर्यात जो होते हैं वो तटस्थ होते हैं, यानी कि स्वतंत्र होते हैं। लेकिन हाँ, मतलब अगर आप सिर्फ जीडीपी बढ़ने से निर्यात नहीं बढ़ते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जीडीपी बढ़ेगा तो निर्यात ही बढ़ेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था कई तरह की होती है, जिसमें से कोई अर्थव्यवस्था अगर क्लोज्ड इकोनॉमी है तो उसकी जीडीपी भी बढ़ी रही होगी लेकिन उसका निर्यात जो नहीं बढ़ रहा होगा। लेकिन हाँ, अगर हमारे देश में भारत की अगर निर्यात बढ़ रहा है, अगर निर्यात बढ़ रहा है तो जीडीपी बढ़ती ही है। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, जीडीपी और निर्यात में संबंध आप अच्छे से समझना और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप एक निर्यात की परिभाषा जो हमने देखी थी उसको अच्छे से याद करना कि किसी देश की वस्तुओं और सेवाओं पर विदेशी निवासियों द्वारा किए जाने वाले खर्च को निर्यात कहते हैं। निर्यात स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, ये आप डेफिनेशन अच्छे से थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना। जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है इंपोर्ट, यानी कि आयात। जो हमने जो पिछली परिभाषा अच्छे से याद करी थी कि विदेशी वस्तुओं द्वारा जो किया जाने वाला, विदेशी व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले खर्च को हम निर्यात कहते हैं, बस उसका उल्टा कर देना एकदम। अगर वो उसको आपने अच्छे से याद कर लिया तो आपको इंपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली।
स्वदेशी लोगों द्वारा विदेशी वस्तुओं और सेवाओं पर किए जाने वाले खर्च को आयात कहते हैं। कीन्स के अनुसार एक न्यूनतम स्तर को छोड़कर आयात जीडीपी पर निर्भर करता है। जीडीपी के अधिक होने पर आयात अधिक होते हैं और जीडीपी के कम होने पर आयात भी कम हो जाते हैं। ये ध्यान रखना दोस्तों, निर्यात तो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जो आयात होता है वो जीडीपी से स्वतंत्र नहीं होता। जीडीपी और आयात में अच्छा खासा संबंध होता है। जैसे कि मैं आपको एक चित्र के माध्यम से समझाऊं, ये जो हो गया आपका आयात हो गया, इंपोर्ट हो गया, और ये आपकी जीडीपी हो गया। ये आपके आयात इंपोर्ट वक्र हो गया, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है दोस्तों, एक निश्चित स्तर के बाद में अगर जीडीपी अगर बढ़ रही है तो आयात भी बढ़ेगा। एक निश्चित स्तर के बाद में अगर जीडीपी बढ़ रही है तो आयात भी बढ़ेगा। एक न्यूनतम स्तर को छोड़कर आयात जीडीपी पर निर्भर करता है। जीडीपी के अधिक होने पर आयात अधिक होते हैं और जीडीपी के कम होने पर आयात भी कम हो जाते हैं, ठीक है। कीन्स के अनुसार एक न्यूनतम स्तर को छोड़कर आयात जीडीपी पर निर्भर करता है। जीडीपी के अधिक होने पर आयात अधिक होते हैं और जीडीपी के कम होने पर आयात कम हो जाते हैं। इसको इस चित्र के द्वारा समझाया गया है। ये जीडीपी हो गया, ये आयात और ये आयात वक्र हो गया। एक निश्चित स्तर को छोड़कर, ये वाला जो है उसको छोड़कर जो होता है आयात वक्र जो होता है वो जीडीपी पर निर्भर करता है। अर्थात जीडीपी अगर बढ़ रही है तो आयात भी बढ़ेगी, लेकिन उतनी तीव्र गति से नहीं बढ़ेगी, लेकिन हाँ दोनों निर्भर होते हैं एक दूसरे पर। ये अच्छे से ध्यान रखने की कोशिश करना। ठीक है, तो हमने जो कीन्स का जो फॉर्मूला लिखा था स्टार्टिंग में, हमने कीन्स का क्या फॉर्मूला लिखा था, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। इस फॉर्मूले को हमने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। हमने स्टार्टिंग में 2 पॉइंट देखे थे। एक फर्स्ट देखा था हमने एग्रीगेट डिमांड का देखा था हमने, सेकंड नंबर पे हमने जो फॉर्मूला था उसको डिस्कस किया था। अब हम जो है वो थर्ड नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं, तीसरे नंबर की तरफ से, जो कि इनसे किसी से कोई कनेक्शन नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। जो डिफरेंट टाइप्स की इकोनॉमी होती है, जो इकोनॉमी होती है डिफरेंट टाइप्स की, क्रूसो इकोनॉमी हो गई, क्लोज्ड इकोनॉमी हो गई, ओपन इकोनॉमी हो गई, 3 सेक्टर इकोनॉमी होती है या 4 सेक्टर इकोनॉमी होती है, उनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो जो कीन्स का अर्थशास्त्र है उसका थर्ड पॉइंट हम आगे डिस्कस करते हैं। यदि कोई राष्ट्र निर्यातों को केंद्र में रखकर जीडीपी को त्वरित गति से बढ़ाने की कोशिश करता है तो इसे एक्सपोर्ट लेड मॉडल कहते हैं, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मॉडल कहते हैं। ये टर्म कहीं साइड में लिख लेना। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो भी सबसे पीछे पीछे आपके कुछ पेजेस पे शॉर्ट नोट्स होने चाहिए कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मॉडल किसे कहते हैं। कोई अर्थव्यवस्था होती है वो निर्यातों को केंद्र में रखकर जीडीपी को त्वरित गति से बढ़ाने की कोशिश करता है तो इसे एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मॉडल कहते हैं। यह मॉडल छोटी अर्थव्यवस्थाओं के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है। भारत, चीन आदि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह मॉडल अधिक उपयुक्त नहीं माना जाता है, विशेष रूप से अमेरिका जैसे राष्ट्रों की संरक्षणवादी नीतियों के प्रकाश में। यह ध्यान देने योग्य है कि अमेरिका जैसे राष्ट्रों की संरक्षणवादी नीतियों के मद्देनज़र चीन के द्वारा एक्सपोर्ट एफडीआई लेड ग्रोथ मॉडल के स्थान पर कंजम्पशन लेड ग्रोथ मॉडल को लागू किया गया। मतलब उपभोग को बढ़ाकर ग्रोथ बढ़ाने की कोशिश की गई है चीन के द्वारा। भारत के लिए यह कहा जाता है कि उसे इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ग्रोथ कैसे बढ़ाई जाए, अर्थात भारत को ग्रोथ लेड एक्सपोर्ट मॉडल पर ध्यान देना चाहिए। ग्रोथ लेड एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मॉडल और की तुलना हम करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ कि जो अमेरिका होता है, मतलब आयात, जो मैंने आपको बताया कि आयात जो होते हैं वो जीडीपी पर सीधे तौर पर निर्भर होते हैं। एक आपको अच्छी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं कि अभी विश्व में सबसे ज़्यादा जो जीडीपी है वो किसकी है, वो हो गई यूएसए अमेरिका की। सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा जीडीपी किसकी है, वो होगी चाइना की। दोस्तों जो यूएसए और चाइना है, या फिर इसको आगे कंटिन्यू मत करना ऐसे, लेकिन अगर मैं बताऊं कि सबसे ज़्यादा जीडीपी अगर यूएसए की है तो सबसे ज़्यादा आयात
भी यूएसए ही करता है। ये आपको ध्यान देने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और सेकंड नंबर की जीडीपी अगर चाइना की है तो सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा आयात भी चाइना ही करता है। मतलब जीडीपी और आयात में अच्छा संबंध है, सीधा संबंध है। मान लो कि इस विश्व में केवल दो ही देश है। एक बार के लिए आपको एग्जाम्पल, हम किसी चीज़ को अगर इकोनॉमिक्स में समझते हैं तो हमको अन्य बातों को स्थिर रखना होता है, वरना हम इकोनॉमिक्स कभी समझ ही नहीं पाएंगे। तो हम अन्य बातें अगर एक बार स्थिर रखते हैं, अर्थात मानते हैं कि विश्व में केवल दो ही देश है। एक देश है अमेरिका और एक देश है इंडिया। तो अगर अमेरिका की जीडीपी अगर बहुत ज़्यादा है तो अमेरिका का आयात भी बहुत ज़्यादा होगा। फर्स्ट बात आपको जो ध्यान रखनी है, एकदम धीरे से समझना, एकदम धीरे से। इस कॉन्सेप्ट को आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आज यूपीएससी का जो एसए का पेपर हुआ है उसके अंदर एक फर्स्ट ऐसे आया था कि आर्थिक समृद्धि के बारे में बताओ, तो मैं आपको अच्छा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसको देखना। आपकी अगर आपको फर्स्ट बात तो ध्यान रखनी है कि अगर जीडीपी बढ़ रहा है किसी देश का तो उस देश का आयात भी बढ़ रहा होगा, या फिर अगर आयात बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उस देश की जीडीपी भी बढ़ रही होगी। ठीक है। तो अब हमने अभी विश्व में केवल दो ही देश माने, ठीक है। अमेरिका की जीडीपी बहुत ज़्यादा हो रही है, उसका आयात भी बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो अमेरिका आयात कहाँ से कर रहा होगा? अमेरिका आयात इंडिया से कर रहा होगा। ठीक है। मान लो कि अमेरिका की, दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि मान लो कि अगर अमेरिका की जीडीपी कम हो रही है तो अमेरिका का आयात भी कम होगा, अमेरिका का आयात भी कम होगा। अगर अमेरिका का आयात कम होगा तो अमेरिका आयात कहाँ से कर रहा है? इंडिया से। तो इंडिया का निर्यात कम होगा। दोस्तों ये ध्यान रखने वाली बात है, मेन इंपॉर्टेंट। अगर अमेरिका में मंदी आती है और अगर अमेरिका की जीडीपी कम होती है, अर्थात अगर उसका आयात अगर कम होता है अमेरिका का, तो इंडिया का निर्यात प्रभावित होगा, इंडिया का निर्यात भी कम होगा। इंडिया का निर्यात ही तो अमेरिका के लिए आयात है। इसी तरीके से अगर हम दूसरे देशों के बारे में भी देखें, चाइना हो गया, जापान हो गया, इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, बहुत से देश हो गए, तो अब यह एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अमेरिका में अगर जीडीपी कम हो रही है तो दूसरे देशों का निर्यात डेफिनेटली रूप से कम होगा। ये क्यों होगा कम? अब इसको अच्छे से समझना, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है आपको। हमने जहाँ पे छोड़ा था कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मॉडल क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ कि जो एक्सपोर्ट अगर बढ़ाना चाहता है कोई देश तो उसकी जीडीपी भी बढ़ेगी, और जीडीपी बढ़ाने के लिए किसी देश को इम्पोर्ट भी बढ़ाना होगा। एक्सपोर्ट अगर कोई देश बढ़ा रहा है तो उसकी जीडीपी भी बढ़ेगी। मैंने आपको भी बताया था इंडिया के कंसेप्ट में, कंसर्न में। तो अगर जीडीपी बढ़ानी है किसी देश को तो इंपोर्ट को ध्यान रखेगा ना, कि अगर आयात अगर ठीक ठाक होंगे तो ही हम ना एक्सपोर्ट कर पाएंगे। पैसे कैसे देंगे हम विदेशी मुद्रा में? ये तो हो गई आपके एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मॉडल। और दूसरा एक और है कि ग्रोथ लेड एक्सपोर्ट मॉडल, कि हम जीडीपी को ध्यान में रखें। हमको जीडीपी बढ़ाने से मतलब है, जीडीपी अगर बढ़ाते हैं हम तो हमको आयात को ज़्यादा करना होगा। अमेरिका का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि अगर जीडीपी ज़्यादा है तो वो देश कहीं से इंपोर्ट कर रहा होगा। तो अगर हम इंपोर्ट को ज़्यादा कर रहे हैं, आयात को, तो हमको एक्सपोर्ट पर ध्यान देने की ज़रूरत होगी दोस्तों। अगर हम एक्सपोर्ट और अगर इंपोर्ट में बहुत ज़्यादा गैप आ जाएगा तो वो किसी भी देश के लिए अच्छी बात नहीं होती। तो अगर हमारा आयात ज़्यादा हो जाएगा तो हम निर्यात को ध्यान रखने की कोशिश करेंगे, हम निर्यात को बराबर करने की कोशिश करेंगे। ये जैसे कि चार्ट में बताया गया मैंने, एक्सपोर्ट लेड यहाँ पे डी आएगा दोस्तों, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मॉडल, और या फिर ग्रोथ लेड एक्सपोर्ट मॉडल। मतलब जिसमें एक्सपोर्ट को ध्यान में रख के जीडीपी को बढ़ाया जाता है, फिर उसको इंपोर्ट के द्वारा बराबर किया जाता है। और जिसमें जीडीपी को बढ़ाना है निर्यात के द्वारा, ध्यान रखना, माफ़ करना, आयात के द्वारा, आयात के द्वारा अगर एक्सपोर्ट बढ़ाया जाता है तो उसको ग्रोथ लेड एक्सपोर्ट मॉडल कहते हैं। और फिर हम उसको बराबर करने के लिए एक्सपोर्ट पर ध्यान करते हैं कि आयात को बराबर करने के लिए निर्यात को बढ़ाने पड़ेंगे, तो फिर हम ज़्यादा ध्यान रखते हैं। ग्रोथ लेड एक्सपोर्ट के अलावा भारत के लिए इस बात का सुझाव भी दिया जाता है कि इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ को लागू कर सकता है, मतलब इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखें। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के वॉल्यूम फर्स्ट में वर्तमान संदर्भ में भारत के लिए इन्वेस्टमेंट लेड रिकवरी का सुझाव दिया गया है। यही सुझाव रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 में भी दिया गया।
यह कहा गया कि कंजम्पशन लेड रिकवरी अधिक स्थायी नहीं होती और रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न नहीं करती। ठीक है दोस्तों, तो हमने तीसरा पॉइंट देख चुके हैं हम अभी कि सबसे मेन बात आपको जो एग्जांपल बताया था मैंने अमेरिका और इंडिया का, वो ध्यान रखना अच्छे से कि जो अमेरिका पे जो ऐसे प्रैक्टिकल या अप्लाइड क्वेश्चन बन सकते हैं कि अमेरिका में आर्थिक मंदी आती है तो भारत पर क्या प्रभाव होगा। तो इसका आंसर आप इसी वीडियो में खोजने की कोशिश करना मैंने बताया है आपको। तो जो फोर्थ पॉइंट जो है हमारे पास वो है कि यदि कोई अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं करती है तो उसे क्लोज्ड इकोनॉमी या क्रूसो इकोनॉमी कहते हैं। इसे 3 सेक्टर इकोनॉमी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है C+I+G, मतलब कोई X-M तो हो ही नहीं रहा, तो उसको क्लोज्ड इकोनॉमी या क्रूजो इकोनॉमी या 3 सेक्टर इकोनॉमी कहते हैं। तो आप ध्यान रखना कि अगर कोई क्वेश्चन बन जाएगी क्रूजो इकोनॉमी किससे कहते हैं, तो वो देश होगा, वो अर्थव्यवस्था वह होगी जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं करती है। इसमें अगला पॉइंट, अगर कोई अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करती है तो उसे ओपन इकोनॉमी, 4 सेक्टर इकोनॉमी भी कहते हैं। इसमें 4 सेक्टर आपके मन में आ रहा होगा कि ये तो 5 हो गया, C+I+G+X-M। नहीं दोस्तों, X-M को एक ही माना जाता है, NX, जिसको नेट इंपोर्ट कहते हैं, नेट एक्सपोर्ट कहते हैं जिसको, तो एक ही माना जाता है उसको। तो 1, 2, 3 और ये 4, 4 सेक्टर इकोनॉमी। यदि कोई अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करती है तो उसे ओपन इकोनॉमी कहते हैं या 4 सेक्टर इकोनॉमी भी कहते हैं। इसे समग्र मांग निम्न प्रकार होती है C+I+G-X-M, यानी कि X-M की जगह आप नेट एक्सपोर्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। और आज हमने जो कीन्स का अर्थशास्त्र था उसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। फिर उसके आगे के एक थर्ड पॉइंट और एक फोर्थ पॉइंट और एक फिफ्थ पॉइंट, इनको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो जो कीन्स का अर्थशास्त्र है वो यहीं समाप्त होता है। 2 क्लासों में हमने उसको अच्छे से कवर कर लिया है। अब इसके अच्छे से नोट्स बना लेना। और अगर कीन्स के अर्थशास्त्र में अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू। आज का लेक्चर हम यहीं बंद करते हैं। धन्यवाद आप सभी का।